हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम पहले हमने पढ़ा था, अब चय और उपचय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम का मतलब होता क्या है कि जब कोई प्राणी जीवित होने के लिए उन सभी जैव प्रक्रियाओं को क्या करता है, संचालित एवं नियंत्रित करता है, उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही कोई भी प्राणी क्या करता है, अपने को सजीव होने का प्रमाण देता है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे पोषण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है क्या, कोई भी प्राणी अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के जिन भी प्रक्रियाओं का उपयोग करता है उसे जैव प्रक्रम बोलते हैं। लेकिन जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए उन्हें क्या होता है, उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे पोषण क्या होता है, भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व को प्राप्त कर लेना ही पोषण कहलाता है। जैसे कोई भी प्राणी है, तो प्राणी जब तक भोजन नहीं खाता है तब तक उसको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भोजन वे पदार्थ होते हैं जिसको हम खाने के बाद ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसे भोजन कहते हैं और वो पोषण कहलाता है। और पोषण के द्वारा ही एक प्राणी अपने शरीर की मरम्मत कर सकता है, वृद्धि एवं विकास कर सकता है, और साथ साथ वो रोगों से बचने के लिए उन सभी कार्यों को क्या करता है, वो संपन्न कर सकता है। अर्थात भोजन के द्वारा ही हम पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, न्यूक्लिक अम्ल, मतलब ये सारी चीजों को क्या करते हैं, हम प्राप्त करने के बाद ही क्या करते हैं, अपने शरीर में हम परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, तो पोषण क्या था? तो भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व को प्राप्त कर लेना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, और साथ साथ ये जो हमारे पास होता है भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करना, उसको पोषण कहलाता है। पोषण, और इसका भोजन के अंतर्ग्रहण के उपरांत भोजन को ठोस से क्या किया जाता है, सरल में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ये भोजन तत्पश्चात क्या होता है, ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे सभी पदार्थ जो हम ऊर्जा के लिए खाते हैं उन्हें भोजन कहा जाता है। मतलब कि वे सभी पदार्थ जो हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए खा रहे हैं उसको भोजन कहा जाता है। चाहे हम कंकड़ पत्थर जो भी हम खाते हैं, यदि हमें उससे ऊर्जा मिलने वाला है या मिलने की आशा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे भोजन कहा जाता है। ठीक है, और साथ साथ पोषण के द्वारा ही प्राणी अपनी समुचित जैव प्रक्रियाओं को क्या करता है, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित कर पाता है। मतलब कि भोजन के द्वारा ही क्या है, प्राणी अपने को क्या करता है, मेंटेन बना लेता है। ठीक है, फिर सेकंड आते हैं क्या है, हम पोषण के महत्व आते हैं। तो पोषण के क्या होते हैं, निम्नलिखित महत्व होते हैं। ठीक है, भोजन क्या होंगे, पोषण के निम्नलिखित महत्व होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे ऊर्जा की आपूर्ति होना है, जब ऊर्जा मिलेगा तभी तो अपने क्या है, जैव कार्यों को क्या करेंगे, संचालित एवं नियंत्रित कर पाएंगे, वरना क्या संचालित एवं नियंत्रित नहीं हो पाएंगे। सेकंड होता है शारीरिक मरम्मत एवं विकास। जब ऊर्जा क्या हमारे शरीर को मिलता है तभी क्या होती है, हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। यदि में ऊर्जा ना मिले तो शरीर का वृद्धि एवं विकास नहीं हो सकता है। फिर सेकंड आता है शारीरिक वृद्धि होना, रोगों से लड़ने में रक्षा करना या रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करना। फिर आते हैं अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था होना। जब हमारा अच्छी पोषण होगा तब क्या होगा, हमें कभी रोग नहीं होंगे, हमारे शरीर का विकास होगा, वृद्धि होगा, और हमारा जो मानसिक संतुलन होगा वो भी बढ़िया होगा। जैसे स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो किसी भी प्राणी का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। और स्वास्थ्य के दौरान ही एक प्राणी की क्या होती है, जो दैनिक दिनचर्या होती है वो क्या सुचारू रूप से सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित हो पाता है। नहीं तो प्राणी की क्या हो जाएगी, जो दैनिक दिनचर्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो सकता है। ठीक है, फिर हम बार बार हम एक शब्द का उपयोग कर रहे थे कि पोषक तत्व क्या होता है। तो पोषक तत्व का मतलब क्या होता है, भोजन से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, जल और न्यूक्लिक अम्ल को प्राप्त कर लेना ही पोषक तत्व कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, भोज्य पदार्थों के घटकों को ही पोषक तत्व कहा जाता है। तो हम लोग भोजन क्यों खाते हैं, तो भोजन खाते हैं खनिज पदार्थ के लिए,
जल के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए, वसा के लिए और न्यूक्लिक अम्ल और इत्यादि चीजों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पोषक तत्व को खाते हैं या पोषक तत्व होते हैं, या हम क्या है जब ये खाते हैं तभी हमारा क्या होता है, पोषण क्या होता है, सुचारू रूप से मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आते हैं क्या, पोषण के प्रकार आते हैं। क्या आते हैं, पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, स्वपोषी एवं परपोषी। जैसे इसका हम एक चार्ट बना सकते हैं, जैसे पोषण, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, स्वपोषी और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा परपोषी हो जाएगा। जो स्वपोषी होते हैं तो स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो स्वपोषी क्या होता है, तो स्वपोषी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाएगा। और स्वपोषी के 2 प्रकार होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी का मतलब कि ऐसे प्राणी जो अपना भोजन सूर्य की प्रकाश को उपस्थिति बनाते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी कहा जाएगा। और रसायन संश्लेषी ऐसे प्राणी जो अपना भोजन रसायन पदार्थों से बनाते हैं, मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन रसायन पदार्थों से बनाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, रसायन संश्लेषी। अब प्रकाश संश्लेषी के 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, प्रकाश संश्लेषण प्रथम और प्रकाश संश्लेषण द्वितीय हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण द्वितीय हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट में क्या होता है, ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण द्वितीय में ये भोजन को बांटते हैं। हमने यही पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब कि प्राणी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति बनाए, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी कहा जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण 2 भागों में बांटा गया, प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट और प्रकाश संश्लेषण द्वितीय कहा गया। जो प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट है इसे प्रकाशीय विक्रिया कहा गया, और दूसरा अप्रकाशीय विक्रिया कहा गया, मतलब कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन कहा गया। जो प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट था इसमें भोजन का निर्माण होता है, मतलब यह विक्रिया दिन में संपन्न होती है। और प्रकाश संश्लेषण जो द्वितीय होता है यह विक्रिया रात्रि में संपन्न होता है, मतलब यहाँ पे भोजन को बांटा जाएगा, यहाँ पे भोजन को बांटा जाएगा। और जो रसायन संश्लेषी होता है, रसायन संश्लेषी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन रसायन पदार्थों से बनाते हो। कैसे बनाएंगे, रसायन पदार्थों से बनाते हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें रसायन संश्लेषी कहा जाता है। और जो परपोषी होते हैं, तो परपोषी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी से प्राप्त करते हैं, मतलब अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें परपोषी कहा जाता है। मतलब ऐसे प्राणी जो अपने पोषण के लिए दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें परपोषी कहा जाता है। अब परपोषी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, प्राणी संभोजी, दूसरा मृतोपजीवी, और तीसरा होता है परजीवी होता है। तो प्राणी संभोजी क्या होता है, तो प्राणी संभोजी ऐसे प्राणी जो अपना भोजन 5 माध्यमों में पचाते हो। क्या करते हो, 5 माध्यमों में पचाते हो, तो उन्हें प्राणी संभोजी कहा जाता है। जैसे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। जो अंतःग्रहण होता है, अंतःग्रहण में भोजन को अंदर लेना, और पाचन को ठोस से सरल में परिवर्तित करना, और अवशोषण में ऊर्जा का अवशोषण कर लेना, और स्वांगीकरण में ऊर्जा का उपयोग शरीर की मरम्मत एवं विकास के लिए उपयोग कर लेना, और वही क्षेपण का मतलब शरीर अपशिष्ट को बाहर निकाल देना। ठीक है, फिर इसका मृतोपजीवी आते हैं। मृतोपजीवी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना पोषण सड़े गले पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें मृतोपजीवी प्राणी के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हमारे पास कवक हो जाएंगे। कवक कर सकते हैं या ईस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फंगी हम कर सकते हैं, फंजाई। फिर आते हैं परजीवी। परजीवी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना पोषण किसी दूसरे प्राणी से बिना मारे हुए उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें
परजीवी प्राणी के नाम से जाना जाता है। परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना पोषण किसी दूसरे प्राणी से बिना मारे हुए प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें परजीवी प्राणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो पोषण क्या होता है? तो पोषण वह अभिक्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व को प्राप्त कर लेना, उसे क्या कहा जाएगा? उसे पोषण कहा जाता है। ठीक है, पोषण दो प्रकार में बांटा गया, स्वपोषी एवं परपोषी कहा गया। स्वपोषी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा गया। अब परपोषी ऐसे प्राणी जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी के नाम से जाना जाता है। स्वपोषी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी दो भागों में बांटा गया, प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट और प्रकाश संश्लेषण द्वितीय कहा गया। प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट मतलब भोजन का निर्माण होना, और प्रकाश संश्लेषण द्वितीय मतलब भोजन को बांट देना। ठीक है, और रसायन संश्लेषी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन या अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हो? रसायन पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? रसायन संश्लेषी कहा जाएगा। अब परजीवी मतलब हमने अभी पढ़ा था, परजीवी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना पोषण किसी दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। ठीक है, अब परपोषी कितने होते हैं? तीन प्रकार में बांटा गया, प्राणी संभोजी, मृतोपजीवी, अपरजीवी। जो प्राणी संभोजी होता है मतलब ऐसे प्राणी जिनमें भोजन का पाचन क्या होता है? 5 माध्यमों में होगा। क्या होगा? 5 माध्यमों में होगा, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें प्राणी संभोजी कहा जाएगा। अब प्राणी संभोजी को 5 माध्यम मतलब अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वहीक्षेपण। अंतःग्रहण मतलब भोजन को शरीर के अंदर लेना, पाचन मतलब ठोस से सरल में परिवर्तित करना अर्थात भोजन को पचा देना, अवशोषण मतलब पाचन के उपरांत ऊर्जा का अवशोषण कर लेना। फिर इसका स्वांगीकरण शरीर की मरम्मत कर लेना। ठीक है, और वहीक्षेपण मतलब जो भोजन नहीं पच पाया उसको शरीर से बाहर निकाल देना। ठीक है, तो हमारे पास थोड़े से चार्ट थे। फिर आते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब कि ऐसे प्राणी जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें स्वपोषी प्राणी के नाम से जाना जाता है। और हाँ, सबसे विचित्र बात यह है कि जो प्राणी होते हैं ना, जो स्वपोषी प्राणी होते हैं, इन्हें उत्पादक के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, हमने जो स्वपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं, ये उत्पादक कहा गया है। उत्पादक का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें ऊर्जा का क्या कहा गया है? मुख्य स्रोत माना गया है। यदि ऊर्जा का निर्माण न करते तो ये जो खाद्य श्रृंखलाएं थी वो टूट सकती थी। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता क्या है? जैसे हमारे पास घास था, घास को कौन खा गया? बकरी खा गया, और बकरी को शेर खा गया। या तो हम ऐसे भी कह सकते था कि घास था, घास को कौन खा गया? टिड्डा खा गया, टिड्डा को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खा गया, सांप को पक्षी खा गया। तो इस तरीके से जो क्रम चलता है उसी को क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये खाद्य श्रृंखला किसके ऊपर निर्भर करता है? उत्पादक पर निर्भर करता था, स्वपोषी प्राणियों पर निर्भर करता है। यदि इस वातावरण से स्वपोषी प्राणियों को हटा दिया जाए तो इस वातावरण में परपोषी प्राणियों की कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगी, इनकी अस्तित्व क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो स्वपोषी प्राणियों कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया प्रकाश संश्लेषी, दूसरे कहा गया रसायन संश्लेषी कहा गया। चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? ऐसे प्राणी जो अपना भोजन क्या करते हो? प्रकाश की उपस्थिति बनाते हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रकाश संश्लेषी प्राणी के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें क्या आते हैं? सभी पेड़ पौधे आते हैं। प्रकाश संश्लेषी में सभी पेड़ पौधे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि सभी पेड़ पौधे अपने भोजन निर्माण क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? निर्माण करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। फिर आता है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी का मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जो अपना भोजन रासायनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं या रासायनिक पदार्थों से बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी प्राणी के नाम से जाना जाता है। और इसमें लगभग क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएंगे? जीवाणु आते हैं। फिर आते हैं विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन क्या करते हैं? दूसरे प्राणियों से बनाते हो, तो उन्हें क्या कहता है? उन्हें विषमपोषी या परपोषी के नाम से जानते हैं।
या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐसे प्राणी जो अपना पोषण किसी दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी या विषम पोषी के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें सभी जीव जंतु आ जाते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि विषम पोषी के प्रकार। तो विषम पोषी के क्या होते हैं? इसके निम्न 3 प्रकार होते हैं, प्राणी समभोजी, मृतोपजीवी एवं परजीवी आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पहला पढ़ते हैं प्राणी समभोजी। तो प्राणी समभोजी क्या होता है? तो प्राणी समभोजी ऐसे प्राणियों को कहा गया जो अपना भोजन क्या करते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणियों से प्राप्त करेंगे और भोजन का पाचन क्या होगा? 5 माध्यम होगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें प्राणी समभोजी कहा जाएगा। जैसे पहला अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वहिक्षेपण था। ठीक है, और अंतःग्रहण क्या है? भोजन को शरीर के अंदर लेना। ठीक है, भोजन करना शरीर के अंदर लेना। जब भोजन क्या करते हैं? शरीर के हम अंदर लेते हैं तो उन्हें क्या कहता है? उन्हें अंतःग्रहण कहा जाता है। अब पाचन मतलब इसी भोजन को मतलब किस में कर देना? ठोस से सरल में परिवर्तित कर देना। ठोस से किस में परिवर्तित कर देना? सरल में। मतलब पाचन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस से क्या करना है? सरल में परिवर्तित कर देना, तो उसे क्या कहा जाएगा? पाचन कहा जाता है। और अवशोषण होता है, तो अवशोषण मतलब जब पाचन हो जाएगा तो जो ऊर्जा उत्सर्जित हो गया है उसका क्या करना है? अवशोषण करना, मतलब ऊर्जा का अवशोषण करना। ऊर्जा का अवशोषण करना, ऊर्जा का अवशोषण कर लेना। ठीक है, ऊर्जा क्या कहता है? यहाँ पे अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, फिर स्वांगीकरण आते हैं। जब ऊर्जा का अवशोषण हो गया तो ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए किया जाता है। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो स्वांगीकरण था, तो स्वांगीकरण मतलब क्या? जो ऊर्जा था, ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। और जो वहिक्षेपण होता है, तो वहिक्षेपण का मतलब क्या होता है? वहिक्षेपण मतलब जो भोजन नहीं बच पाया था उसको शरीर से बाहर निकाल देना, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे वहिक्षेपण के नाम से जाना जाएगा। तो वहिक्षेपण क्या है? तो वहिक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करता है? बाहर निकाला जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उसे क्या कहा जाएगा? उसे वहिक्षेपण के नाम से जाना जाता है। तो वहिक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। चलिए प्राणी समभोजी को फिर से एक बार दोहराते हैं। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है? भोजन को शरीर के अंदर लेना। पाचन मतलब ठोस से सरल में परिवर्तित कर देना। अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। स्वांगीकरण, ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए कर लेना। और वहिक्षेपण, जो अपशिष्ट पदार्थ था उसको शरीर से बाहर निकाल देना है, उसे वहिक्षेपण कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं मृतोपजीवी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्राणियों को कहा गया है जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हो? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं या कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करें। कार्बनिक पदार्थ है, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मृतोपजीवी के नाम से जाना जाता है। और ये जो सबसे खास बात जो इसमें कवक रखा गया है, तो कवक क्या होता है? कवक वर्षा ऋतु में मुख्यतः देखने को मिलते हैं और साथ साथ जहाँ पे नम एवं छायादार स्थान हो वहां पे देखने को क्या होता है? हमेशा पाया जाता है। जैसे हमारे घर से पिकस अचार है, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया या कहीं रोटी हो गया, तो उस पे क्या है? देखने को मिलते हैं। और इस सड़े गले पदार्थ से क्या करते हैं? अपने भोजन का क्या करते हैं? ये निर्माण करते रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन ये सड़े गए पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं और उसको क्या करते हैं? सड़ा गला के खत्म कर देते हैं।
अर्थात हम कह सकते हैं कि इन्हीं द्वारा क्या होती है, किण्वन नामक प्रक्रिया क्या की जा सकती है, संपन्न किया जा सकता है। फिर हम आते हैं, हम पढ़ते हैं परजीवी पढ़ते हैं। तो परजीवी क्या होता है, तो परजीवी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन क्या करते हैं, ये स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करेंगे, ये स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें परजीवी कहा जाता है। ठीक है, तो परजीवी क्या होता है, तो परजीवी ऐसे प्राणियों को कहा गया है जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें परजीवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो परजीवी क्या होते हैं, तो परजीवी ऐसे प्राणी जो अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है। और सबसे मुख्य बात है कि बिना मारे हुए उसको प्राप्त करते हैं। परजीवी ऐसे प्राणी जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी से प्राप्त करते हैं, या तो सही था, लेकिन बिना मारे हुए प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात करें जीवाणु, जोंक, मच्छर, ठीक है, ढील हो गया, लाउस हो गया, खटमल हो गया, तो ऐसे प्राणी होते हैं जो दूसरे प्राणी से अपना पोषण तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं होता है उसको हम मार देंगे। ठीक है, उनका ये उद्देश्य नहीं होता है। फिर हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण पौधों पढ़ना है। तो प्रकाश संश्लेषण पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब बताया गया है सभी पेड़ पौधे मृदा से खनिज पदार्थ एवं जल, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य की प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन निर्माण क्या करते हैं, ये स्वयं करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब हम प्रकाश संश्लेषण का चित्र बना के समझते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया प्लांट, ठीक है, अब प्लांट में क्या है, ढेर सारी जड़ें होती हैं, ठीक है, और इसमें क्या होती है, प्लांट में पत्ती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना दिया छोटा सा सन बना दिया। क्या बना दिया हमने, हमने सन बना दिया, सूरज बना दिया हमने। और सूरज की क्या मिलती है इसको, इसको सूरज की किरणें इसको मिलती है पौधे को। और इस पत्ती में क्या होगी, जो जड़ होगा, तो जड़ क्या करेगा, जड़ खनिज पदार्थ और प्लस क्या करेगा, ये जल का अवशोषण कर लेते हैं। खनिज पदार्थ और जल का अवशोषण करेंगे। और इनके पत्ती में क्या पाई जाएगी, इनके पत्ती में परागीण भी पाई जाएगी। और इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें रंध्र भी पाए जाएंगे। ये हमारे पास तना है और ये हमेशा क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, ये अवशोषण करते रहते हैं। और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते रहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कोई भी पेड़ पौधा करता क्या है, ये जमीन से या मृदा से खनिज पदार्थ एवं जल का अवशोषण करेंगे और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश एवं परहरिम की उपस्थिति में ये अपने भोजन निर्माण किस रूप में करते हैं, कि अपने भोजन निर्माण एक ग्लूकोज के रूप में करते हैं। मतलब कि C6H12O6 मतलब ग्लूकोज के रूप में करते रहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया था, जैन इंजन हाउस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। किसने किया था, जैन इंजन हाउस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण की खोज किया था। इनके अनुसार बताया गया कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये मृदा से खनिज पदार्थ, जल, इसका वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश एवं परहरिम की उपस्थिति में अपने भोजन निर्माण क्या करते हैं, ये स्वयं कर लेते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। और एक बार फिर से प्रकाश संश्लेषण खोज किसने किया था, तो जैन इंजन हाउस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ठीक है, इसमें एक सन होता है, सन की किरणें जब पौधे को मिलता है तो उस दौरान इनमें जो परहरिम पाई जाती है, तो परहरिम करता क्या है, परहरिम वहां से सूर्य की प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। और इनमें जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्र की सहायता से ये जो गैसीय जो आदान प्रदान होती है उसका काम करना
और साथ साथ वाष्पोत्सर्जन को करता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी पेड़ पौधे जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पेड़ पौधे जल को वाष्प रूप में बाहर निकालते हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यदि आपको पूछ दिया जाए बिंदु स्राव क्या है, तो बिंदु स्राव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पेड़ पौधे जल को बूंदों के रूप में बाहर निकालते हैं। किसे निकालेंगे? जल को बूंद के रूप में बाहर निकालना, बिंदु स्राव हो गया। और वाष्पोत्सर्जन होना, जल को वाष्प रूप में बाहर निकालना। यदि वाष्पोत्सर्जन तो जल को वाष्प रूप में बाहर निकालना, और बिंदु स्राव पूछ जाए तो जल को बूंदों के रूप में बाहर निकालना है। जल को बूंदों के रूप में बाहर निकालना, बिंदु स्राव। और वाष्पोत्सर्जन तो जल को वाष्प रूप में निकालना बाहर। वाष्पोत्सर्जन जल को वाष्प रूप में बाहर निकालना। अब बिंदु स्राव मतलब जल को बूंदों के रूप में बाहर निकालना, उसे बिंदु स्राव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि जो हमारे पास जो सभी पेड़ पौधे होते हैं, इनके अलावा भी एक यूग्लिना नाम का एक प्राणी है जो क्या करता है, वो तो आता क्या है, प्रोटोजोआ यूग्लिना है, लेकिन वो भी प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, दर्शाता रहता है। तो जो यूग्लिना हमारे पास होता है, तो यूग्लिना कहाँ पाई जाती है? ये जलीय प्राणी है। ये जब इसको सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता है तो ये करता क्या है कि जो भी जलीय प्राणी छोटे होते हैं उसी को खा करके अपनी दैनिक दिनचर्या क्या करता है, ये पूरा कर लेता है, या अर्थात अपने भोजन निर्माण कर लेता है। लेकिन जब इसको सूर्य के प्रकाश मिलता है तो ये करता क्या है, अपने भोजन निर्माण स्वयं कर लेता है। तो विचित्र बात यही है यूग्लिना के भोजन बनाने का मतलब, यूग्लिना इसीलिए बना पाता है, क्यों? क्योंकि यूग्लिना के पास स्वयं का क्या पाया जाता है, पर्णहरिम पाई जाती है। ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे पास ये जो पाई जाती क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, ये दो भागों में इसको बांट सकते हैं, प्रकाशीय विक्रिया और अप्रकाशीय विक्रिया। कौन कौन सा? प्रकाशीय और अप्रकाशीय विक्रिया। जो प्रकाशीय विक्रिया होती है, अभी हम आपको आगे बताएंगे, फिर जो प्रकाशीय विक्रिया होती है तो ये कहां संपन्न होता है, यह पर्णहरिम के ग्रहणा में संपन्न होती है। क्या होगी? पर्णहरिम के ग्रहणा नामक भाग में संपन्न होगा। और यहाँ पे भोजन का क्या होता है, यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है, और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो अप्रकाशीय होता है इसे रात्रि का विक्रिया कहते हैं, और यह पर्णहरिम के स्ट्रोमा नामक भाग में संपन्न होगा। कहाँ? यह पर्णहरिम के स्ट्रोमा नामक भाग में संपन्न होता है। और यहाँ पे भोजन को क्या कहता है, बांटा जाता है। यहाँ पे भोजन को बांटा जाएगा। तो प्रकाशीय विक्रिया क्या है, प्रकाशीय विक्रिया में भोजन का निर्माण होगा, और पर्णहरिम के ग्रहणा में थैलाक पार्ट्स में संपन्न होता है। और जो अप्रकाशीय विक्रिया होगा यह पर्णहरिम के स्ट्रोमा नामक भाग में संपन्न होगा, और यहाँ पे भोजन को क्या कहता है, यहाँ पे भोजन को बांटा जाता है। और अप्रकाशीय विक्रिया खोज किसने किया था? इसकी खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। किसने किया था? इसकी खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अप्रकाशीय विक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। प्रकाशीय विक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यहाँ पे भोजन का निर्माण होगा, और यह पर्णहरिम के ग्रहणा में थैलाक पार्ट्स से संपन्न होता है। और अप्रकाशीय विक्रिया यह पर्णहरिम के स्ट्रोमा नामक भाग में संपन्न होती है, और यहाँ पे भोजन को क्या कहता है, बांटा जाता है। ऐसी खोज किसने किया था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अर्थात यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल? जो प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है पौधे के, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ये होता कहाँ, पत्ती पर होता है। क्यों? क्योंकि पत्ती के कहाँ पे, ये पर्णहरिम नामक भाग में संपन्न होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के हरित लवक में संपन्न होती है। और हरित लवक क्या है? एक हरे रंग का कोशिका होता है। किसका? पेड़ पौधों का। ठीक है। इसे में पत्ती छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, हमने पत्ती बना दिया है। अब पत्ती का क्या है, ये जो हमारे पास है जो पत्ती होती है,
तो पत्ती में सबसे खास बात है छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें रंध्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, इनको रंध्र बोलते हैं। और रंध्र की सहायता से ही इनमें वाष्पोत्सर्जन और प्रक्रिया और साथ साथ गैसीय विनिमय संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय क्या होती है, संपन्न होती रहती है, ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो रंध्र होती है ना, ये छोटे छिद्र के रूप में ये ढेर सारी संख्या में पाए जाते हैं, मतलब अनेकों की संख्या में क्या होते हैं, ये पत्ती में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो बाहरी है ये वायु संरचना इनकी है, क्या होती है, वायु संरचना। अब वायु संरचना के आधार पर पत्ती को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और पत्ती में निम्न भाग होते हैं, पराधार, परफलक, शिराएं, परवृंत, रंध्र और हरित लवक होते हैं, ठीक है। यदि पत्ती को और भी आपको डिटेल पढ़ना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहां पे हमने इसको क्या है पूरा डिटेल पढ़ाया है, तो इसको आप वहां पे आके उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें क्लास 10 में बस इतना पढ़ना है कि पत्ती ये क्या होती है, पत्ती को पौधे का किचन या रसोईया कहा गया है। यहाँ पे भोजन का निर्माण पर्णरिम के अंदर ग्रैनम या थैलेकॉइड या क्वांटासोम हम कह सकते हैं, इन भागों में संपन्न होता है, ठीक है। और सबसे खास बात जो हरित लवक होती है, हरित लवक एक दोहरी परत से घिरी हुई एक कोशिकांग होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या कहलाता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा पर्णरिम के अंदर का पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है, और इसी तरल पदार्थ के अंदर क्या होता है, प्रकाशीय विक्रिया संपन्न होती है। और भी कौन सी प्रकाशीय, वो भी अप्रकाशीय, मतलब जहां में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यहाँ पे भोजन क्या कहता है, यहाँ पे बांटा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो हमने छोटी छोटी संरचना बनाया है इन्हें क्या कहता है, इन्हें बोलते हैं ग्रैनम बोलते हैं। अब ग्रैनम एक कॉलम में लगभग कितनी संख्या पाई जाएगी, 40 से 60। इनमें जो छोटे छोटे गोला बना हुआ है, क्या है, ग्रेना है। ग्रेना को शक्ति का सिक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना का बोलते हैं शक्ति का सिक्का कहता है। और जब सिंगल नंबर में हो, जब क्या है, जो सिंगल नंबर हो तो उसे ग्रेना कहते हैं। और यही ग्रेना जब 40 से 60 की संख्या में हो जाए तो उसे क्या कहा गया है, उसे ग्रेनम कहा गया है। और ये ग्रेनम दूसरे से, जैसे एक ग्रेना है और दूसरा ग्रेना, इनके बीच में एक तरल पदार्थ पाई जाती है जिसे क्या कहता है, जिसे थैलाक्वायर्स कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, थैलाक्वायर्स के नाम से जाना जाता है। और इसी थैलाक्वायर्स को कॉमन भाषा में क्या होता है, इसे क्वांटासोम्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे, क्वांटासोम्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी विक्रिया होगी, प्रकाशीय विक्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। और इनके जो बीच में जो जुड़ाव होता है, जो उनको जोड़ने का कार्य करता है, तो उसका नाम क्या है, मध्य पटलिकाएं होती हैं। एक पतली धागे के समान संरचना होती है जिसे मध्य पटलिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो पत्ती की जो वायु संरचना होती है इसके निम्नलिखित भाग जैसे पराधार, परफलक, शिराएं, परवृंत, रंध्र और हरित लवक होते हैं। और सबसे खास बात है कि जो हरित लवक था, हरित लवक की खोज किसने किया था, तो हरित लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। लेकिन उसकी जो परिभाषा था सर्वप्रथम किसने किया था, AFW सिंपल नामक वैज्ञानिक ने उसको बढ़िया से समझा दिया था, ठीक है। और आते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्था है, ठीक है। इसकी आवश्यक अवस्थाओं के बारे में देखते हैं। जैसे हमें पता करना है कि प्रकाश संश्लेषण को संपन्न होने के लिए किन किन चीजों की क्या होती है, उसको जरूरत पड़ता है। यदि वो चीजें न मिले तो प्रकाश संश्लेषण संपन्न नहीं हो सकता, अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं पाई जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहली बात है उसको प्रकाश की आवश्यकता होगी, दूसरा उसे हरित लवक की आवश्यकता होगी, फिर इसके बाद उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगा, फिर तापमान की जरूरत होगा, खनिज पदार्थ और जल की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें पहले पढ़ेंगे रंध्र क्या होता है, पहले हम पढ़ ले रंध्र क्या होता है, ठीक है।
ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, ये रंध्र होते हैं। रंध्र ये छोटे छोटे संख्या में क्या है, ये अनेकों पाए जाते हैं। और जो रंध्र का खुला बंद होता है वो एफसीसी कण के कारण होता है। एफसीसी कण एवं पोटेशियम मैग्नीशियम, एफसीसी कण पोटेशियम और मैग्नीशियम रंध्र के खुलने एवं बंद होने में क्या होते हैं, ये सहायक होते रहते हैं। और साथ साथ इनमें बाहर से क्या पाई जाती है, इनमें रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन रक्षक कोशिकाओं का काम क्या होता है कि इनको रक्षा प्रदान करना और साथ साथ इनके खुलने और बंद होने में क्या करना, सहायता प्रदान करना होता है। कि मतलब कि जो भी गैस या अपशिष्ट पदार्थ यदि इसके शरीर के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि क्या इनको तोड़ देते होंगे या इनका भी क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। इन चीजों से बचने के लिए इनमें क्या पाई जाती है, रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। और रक्षक कोशिकाएं क्या होती है, हमेशा हमेशा दोहरी परत में पाई जाती है। क्या होती है, ये दोहरी परत में पाई जाती है। और ये जो हमने जो रंध्र का फोटो बनाया है या चित्र जो बनाया है, ये क्या होता है, ये बादाम के आकार का है। इनका जो संरचना होती है ये बादाम के आकार के होते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन या गैसीय विनिमय एवं प्रकाश संश्लेषण में क्या होते हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं। और इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, अनेकों केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब ये केंद्रक युक्त होते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास रंध्र था। और इसके बाद हम आगे चलते हैं तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, सबसे खास बात प्रकाश संश्लेषण का प्रथम महत्व होता है कि वातावरण में एक गैसीय व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। ये करता क्या है, वायुमंडल में क्या करता है, ये शुद्धिकरण मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। ऐसा तो नहीं कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो वहां पे समस्या होता कि जो भी यहाँ पे जो गैस था तो गैस में या तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता या तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती। तो उनकी क्या करता है, समुचित मात्रा को बनाए रखता है। और साथ साथ यही पेड़ पौधे हैं जो वायुमंडली जो ये साउंड हो रहे हैं, जो आवाजें हैं, उनको भी क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और ये क्या करते हैं, अपने भोजन को उत्पादित करते हैं, स्वयं करते हैं। ये पेड़ पौधे एक ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने भोजन निर्माण क्या करते हैं, ये स्वयं करते हैं। और क्या करते हैं, ऊर्जा का स्रोत, फिर इसका वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण एवं जैव संतुलन बनाते हैं। जैव संतुलन का मतलब क्या होता है, एक प्राणी जो दूसरे प्राणियों पर क्या होते हैं, निर्भर है, वही जैव संतुलन। मतलब जैसे शाकाहारी प्राणी था, शाकाहारी प्राणी किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे थे उत्पादक था, जैसे हम एक चार्ट बना सकते हैं इसका, जैसे उत्पादक था, उत्पादक कौन खाता है, उपभोक्ता खाता है, और उपभोक्ता को अपना घटक खाते हैं। इस हिसाब से क्या है, ये श्रृंखला चलती रहती है। इस हिसाब से क्या है, ये जैव संतुलन क्या होते हैं, बने होते हैं। यदि ये टूट गया तो जैव संतुलन का निर्माण नहीं हो सकता है। फिर आते हैं अंतरिक्ष यात्रा में। तो अंतरिक्ष यात्रा में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो करते क्या, एक सिलेंडर में ऑक्सीजन को भर के क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, ये धरती पर ही सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कहाँ है, धरती पर ही विद्यमान है। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनका क्या नियंत्रण एवं समन्वय करते रहते हैं। यदि इनका क्या अस्तित्व नहीं रहा तो दिन दूर नहीं कि धरती पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी और सारी प्राणी क्या हो जाएंगे, मृत होंगे। और ये धरती फिर धीरे धीरे किधर बढ़ जाएगी, आग की गोला की तरफ बढ़ने लगेगी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि परजीवी पौधे क्या होते हैं। तो परजीवी पौधा का मतलब क्या होता है, परजीवी पौधे मतलब एक ऐसे पौधे जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो परजीवी पौधा मतलब ऐसे पौधे जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें परजीवी पौधा के नाम से जाना जाता है। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अमरबेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अमरबेल क्या है, अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है जो अपना पोषण क्या करता है, किसी दूसरे प्राणियों से प्राप्त करता है, दूसरे प्राणियों से प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरे प्राणी से मतलब क्या है, इनमें क्षमता नहीं होती है कि अपना भोजन क्या कर सके, ये स्वयं बना सके। तो अपने पोषण के लिए क्या होते हैं, ये दूसरे प्राणियों पर उग जाते हैं, अपने भोजन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है,
फिर आते हैं कीटभक्षी पौधे आते हैं। जो कीटभक्षी पौधे मतलब ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति के लिए किसको खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधा बोलते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें कीटभक्षी, उन्हें कीटभक्षी पौधा बोलेंगे। कीटभक्षी पौधा मतलब ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये रेगिस्तान में पाया जाता है, मतलब जीरोफिटिक प्लांट या मरुस्थली पौधा कहा जाता है। ये मरुस्थली पौधे होते हैं, मतलब कि रेगिस्तान या बलुई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि बालू आप जानते हैं, बालू बहुत जल्दी गर्म में बहुत जल्दी ठंडे होने लगते हैं। तो उस हिसाब से क्या देखा जाए तो इनका जो नाइट्रोजन तो उनकी कमी पड़ जाएगी। तो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें तो ड्रोसेरा, नेप्थेल्स और पीचर प्लांट इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा। फिर इसके बाद आते हैं अन्य प्राणियों और पोषण। तो जो धरती है, तो धरती पे एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी, ये दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं, जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। धरती पे दो तरीके के प्राणी पाए जाते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब ऐसे प्राणी जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई न दे, उन्हें एक कोशिकीय प्राणी बोलते हैं। या जिसके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से हो, उन्हें एक कोशिकीय प्राणी कहेंगे। अब बहुकोशिकीय प्राणी मतलब जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई दे, अर्थात या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय प्राणी कहा जाता है। ठीक है, और हम इसमें पढ़ेंगे क्या, हम आज पढ़ेंगे अमीबा पढ़ेंगे। ठीक है, अमीबा हम आते हैं पहले सबसे खास बात की जो अमीबा होता है। अमीबा की खोज रसेल वान रोसेन हाफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। अमीबा की खोज रसेल वान रोसेन हाफ नामक वैज्ञानिक ने कहां से किया था, एक जलशिश को प्राप्त किया था। और ये दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्होंने इसको क्या कहा था, इसको उन्होंने नाम दिया था छोटा प्रोटियस कहा था। क्या कहा था, इसको छोटा प्रोटियस कहा था। और साथ साथ ये जो अमीबा होता है इसको क्या बोलते हैं, समुद्र का काल्पनिक देवता के नाम से जाना जाता है। तो जो अमीबा होता है, अमीबा को क्या बोलते हैं, समुद्र का काल्पनिक देवता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक अमीबा एक ऐसा प्राणी धरती का है जो अमर होते हैं, अर्थात इनकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है, इनकी मृत्यु कभी भी नहीं होती। दूसरी हिसाब से देखा जाए अमीबा एक अमर प्राणी है। ऐसी खोज किसने किया था, रसेल वान रोसेन हाफ नामक वैज्ञानिक इसकी खोज किया था। और उन्होंने बोला अमीबा ये कोशिकीय प्राणी होते हैं और इनके शरीर की संरचना कैसी होती है, अनियमित होती है। मतलब इनका कोई भी शरीर की संरचना स्थायी नहीं होता है, ये अपना संरचना क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं। क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है कि दलदली या क्या जलीय स्थानों पे क्या होते हैं, ये अधिक की संख्या में ये पाए जाते हैं और ये मानव की तरह ही भोजन को दर्शाते हैं। सोचिए कि ये कोशिकीय प्राणी होते हुए भी ये क्या करते हैं, मानव की तरह क्या करते हैं, संरचना को दर्शाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो अमीबा होता है ना, अमीबा की जो संरचना होती है चाय जैसे होती है, लेकिन जैसे ही भोजन के कंटेंट में आते हैं तो इनके शरीर के बाहर एक छोटी सी इस तरीके से उभार बनने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कूट, जो कूट पदार्थ बनाता है। तो जो अमीबा की जो बाहर या तो भोजन मिल गया है या तो इसको टहलना हुआ है, तो अमीबा के बाहर छोटे छोटे उभारों को ही कूट पदार्थ कहा जाता है, जो अमीबा को टहलने एवं भोजन के पकड़ने में सहायक होते हैं या भोजन के अंतःग्रहण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और अमीबा में ही भोजन रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। भोजन रिक्तिका मतलब ऐसी रिक्तिकाएं जो भोजन के पाचन में सहायक होती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें भोजन रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। तो भोजन रिक्तिकाएं क्या होती हैं, तो ऐसी रिक्तिकाएं जो भोजन के पाचन में सहायक होती हैं, उन्हें भोजन रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। तो भोजन रिक्तिका मतलब ऐसी रिक्तिकाएं जो भोजन के पाचन में सहायक होती हैं, उन्हें भोजन रिक्तिका कहा जाता है। कूट पदार्थ इनके शरीर का क्या होता है, जो बाहरी उभार होता है, तो बाहरी उभारों क्या बोलते हैं, कूट पदार्थ कहा जाता है, जो भोजन को पकड़ने, टहलने एवं भोजन के अंतःग्रहण में सहायक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद
यदि जो भोजन होता है तो अमीबा में भोजन क्या होता है, 5 माध्यमों में बचेगा। अमीबा भोजन क्या होता है, 5 माध्यमों में बचता है, जैसे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वहिक्षेपण होता है। ठीक है, अमीबा भोजन क्या होगा, अमीबा भोजन 5 माध्यम से पचता है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वहिक्षेपण, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो जैसे ही देखिए, जब इसको कोई भी भोजन के कण जैसे मिलता है तो इनमें क्या होता है, शरीर के बाहर क्या होता है, इनमें उभार बनने लगते हैं, और ये उभार करता है क्या, भोजन को शरीर के अंतर ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अंतर करने के बाद उनमें जो भोजन रिक्तिकाएं होती है, जो खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं, उसको चारों तरफ से क्या करती है, घेर लेती है। घेरने के पश्चात उसका क्या करती है, पाचन कर लेती है। पाचन करने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसको शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए जो अमीबा होता है, अमीबा में कौन सा पोषण पाया जाता है, प्राणी संभोजी प्रकार का क्या होता है, पोषण पाया जाता है। किस प्रकार का पोषण पाया जाएगा, प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो जो अमीबा होता है, तो अमीबा क्या किया, अमीबा ने भोजन अंतःग्रहण किया, पाचन किया, अवशोषण किया और स्वांगीकरण किया, और इसके बाद वहिक्षेपण किया। ठीक है, और सबसे खास बात है कि अमीबा में जो भोजन का पाचन कौन सी एंजाइम से आता हुआ है, तो एमाइलेज। ठीक है, जो एमाइलेज था, तो एमाइलेज एंजाइम की सहायता से में क्या हुआ है, भोजन का पाचन हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, इतना हमने पढ़ा। ठीक है, तो जो हमने क्या है पूरा इतना पढ़ा, इसके बाद अगले वीडियो में क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मानव पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते रहिए।